गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडियाज जो थे वो प्लेट टेक्टोनिक के डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रो ऑफ अर्थ देखा था, अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। देन हम लोगों ने मोशन ऑफ अर्थ को भी डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट इंटीरियर ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ से ही जोड़ करके इसे पढ़ा, क्योंकि रोटेटिंग अर्थ से उसकी लेयरिंग हो जाती है। फिर इंटीरियर अर्थ को हमने कैसे जाना, सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम लोगों ने क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर्स डिस्कस की, और क्रस्ट से ही हम लोगों ने प्लेट का कंसेप्ट सीखा और प्लेट मोशन। इतनी बातें हम लोगों ने यहां पर कर रखी है। अब प्लेट मोशन के बाद अब बहुत सारे कंसीक्वेंसेस हैं अर्थ पर, उनमें से हम लोग जिसे डिस्कस करेंगे माउंटेन्स। आसानी से कॉन्टिनेंट पर दिखने वाली आकृति है। दिस इज द फीचर व्हिच कैन इजीली ऑब्जर्व एट द लिथोस्फीयर। तो स्थलमंडल पर बहुत सहजता से दिखने वाली आकृति पर्वत है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करें वो क्या है, माउंटेन। यानी माउंटेन्स कहते किसे हैं, पर्वत। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एलिवेटेड लैंड, यानी वो लैंड उठी हुई हो लेकिन ऊपर का हिस्सा थोड़ा नुकीला जैसा हो, विद कॉनिकल पीक और समिट, इज कॉल्ड माउंटेन। अब ये तो माउंटेन की आकृति के आधार पर उस पहचान हो गई, लेकिन नंबर के हिसाब से भी कहा जाता है। तो वे सभी एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स जिनकी हाइट 1800 मीटर से ज्यादा है, दे आर द माउंटेन्स। इनकी अपनी दूसरी विशेषता है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर विद द हाइट मोर देन 1800 मीटर्स। तो जो 1800 मीटर से ज्यादा ऊंचे हों, उनका जो ऊपरी शिखर है वो हमें कैसा दिखाई दे, वो थोड़ा नुकीला हो, कॉनिकल पीक या समिट हो, हाइट 1800 मीटर से ज्यादा हो। ऐसी संरचनाओं को, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसी संरचनाओं को हम लोग पर्वत कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। अब पर्वत बनते कैसे हैं, तो उसके आधार पर हम लोग पर्वतों को 3 प्रकारों में बांट लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स और ग्रुप्स। अगर कहीं रॉक है इस तरीके से और वो रॉक फोल्ड हो जाए, मुड़ जाए, तो उसके मुड़ने से ये फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। अगर क्रस्ट में प्लेटें चल रही है, टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स से क्रस्ट के टुकड़े होते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक बन गया, ये एक डेंसर ब्लॉक बन गया, सघन खंड है, ये भारी खंड नीचे धस जाता है। इधर भी एक कोई भारी खंड है, ये भी नीचे धस गया। तो बीच का ये जो हल्का खंड है, इसकी डेंसिटी कम है, या तो ये ऊपर जाएगा या अपनी ही जगह पर बना रहेगा लेकिन ऊंचा उठा हुआ दिखेगा। तो दिस इज द एलिवेटेड ब्लॉक। दिस एलिवेटेड ब्लॉक इज कॉल्ड द ब्लॉक माउंटेन। द फोल्डेड रॉक्स आर द फोल्ड्स, मींस फोल्डेड माउंटेन। अब अगर इंटीरियर ऑफ अर्थ से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये मैग्मा बाहर आता है और फूटता रहता है और इनसे भी कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो इन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे माउंटेन्स कितने तरीके के हुए, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स, फोल्डेड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक माउंटेन। हमें 3 प्रकार के यहाँ पर्वत मिल सकते हैं। तो ये पर्वतों की बात हुई। अब बात आती है, इसी से रिलेट करें, एक शब्द हो गया माउंटेन, दूसरा शब्द होता है हम लोग देखते हैं प्लेट्यू, एक और बड़ी फीचर नजर आती है प्लेन। 3 शब्द हमें कॉन्टिनेंट पर सामान्यता दिखते हैं। एक हो गया माउंटेन, ये माउंटेन्स हैं, ऊंचे हैं, एलिवेटेड पीक्स हैं। इसके बाद यहां ये ऐसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये अपर क्रस्ट हो गई। अपर क्रस्ट के बाद हम लोग यहां आ गए तो ये ओशनिक बॉटम हो गई। अब यहां से नदियां वगैरह उतरी, ये इधर हम लोगों ने सी बना लिया और ये यहां से रिवर वगैरह फ्लो करती है। इन नदियों ने यहां सेडिमेंट डिपॉजिट करके ये संरचनाएं बना दी, तो इसे हम प्लेन कहेंगे।
तो 3 फीचर्स हो गए, ये माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है, प्लेन है। अब इन तीनों आकृतियों को हम लोग बहुत बेसिकली देखें तो बेसिक फीचर्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 3 चीजें हमने देखी, कौन कौन? पहला पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत कौन से होंगे? ऊंचे होंगे, शिखर नुकीले होंगे। अब अगर इन सबको हम लोग यहां से लेवल से देख लें, मान लो ये सी लेवल है, हम 0 कहते हैं, यही इमेजिनरी लाइन यहां ड्रॉ कर लें, तो ये हाइट 300 मीटर है, ये हाइट यहां हमने कह दिया 1800 मीटर है। अब साफ दिख रहा है द कॉनिकल पीक विद द हाइट मोर देन 1800 मीटर, दीज आर द माउंटेन्स, दीज आर द प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? ऊंचे तो हैं लेकिन टॉप सरफेस फ्लैट है, दीज आर द प्लेन। तो अब तीनों का कंपैरेटिव हम लोगों ने देख लिया, ये बेसिक फीचर्स थे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो फोल्डेड और ब्लॉक माउंटेन्स पर अभी हम लोग आएंगे एक एक करके, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फोल्डेड क्या है, ब्लॉक क्या है, वोल्केनिक क्या है। अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की, व्हाट आर द माउंटेन्स, रिलेटिवली द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू। मोटे तौर पर हम लोग कहेंगे माउंटेन की हाइट क्या होती है, हाइट इज मोर देन 1800 मीटर। इसकी जो हाइट होगी वो 300 से ज्यादा होगी लेकिन 1800 मीटर से कम होगी, किसकी? प्लेट्यू की। और जिसकी हाइट 300 मीटर से कम है वो प्लेन है। तो इनका पीक कैसा है? कॉनिकल है, इनका टॉप सरफेस फ्लैट है, इसीलिए टेबल लैंड भी कहा जाता है। प्लेट्यू मींस टेबल लैंड, और ये प्लेन कहे जाते हैं, पहले नीचे थे, धीरे धीरे ये बन गए। तो 3 आकृतियां हम लोगों ने समझ ली। हम लोग रिलेटिवली जिस पर बात करेंगे वो आज का टॉपिक है माउंटेन्स। हम लोग अब माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स हमने कहा 3 तरीके के हैं। फर्स्ट वो जो रॉक थी और रॉक के अपने फोल्ड्स पड़ने से ये बन गए। ऐसे देखें, जैसे ये कोई एक जगह है, इधर उधर ऊंची भूमियां हैं, इधर उधर ऊंची भूमियां हैं, तो अब एक फीचर सी बन गई, ये हुआ। अब इस फीचर को हम लोग अलग अलग नाम देंगे, अलग अलग इस पर। मान लो यहां पर बहुत सारे रिवर के द्वारा सेडिमेंट आ गए, नदियों ने भर दिए। अब अगर इधर की लैंड इधर मूव करे या इधर की लैंड इधर मूव करे तो ये बीच का भरा हुआ ये जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये अब कंप्रेशन के कारण ये आगे अगर बढ़ जाए तो ये फीचर हमें कंप्रेस होती नजर आएगी। तो बीच की भरी हुई ये सॉफ्ट रॉक्स फोल्ड्स में बदल जाएंगी। यही क्या है? फोल्डेड माउंटेन्स। यानी यहां पर क्या हुआ कि ये दोनों ओर की भूमियां आगे बढ़ गई, एक तरीके से कन्वर्जेंस हुआ, तो यहां सल्वटेंसी पड़ गई। ये जो हॉरिजेंटल रॉक्स थी, सॉफ्ट रॉक्स थी जो मुड़ सकती थी, वो स्क्वीज हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड स्क्वीजिंग। तो स्क्वीज होकर के यहां पर फोल्डेड माउंटेन्स बने। कहने का मतलब अब ये यहां पर सिकुड़ गए, इनके सिकुड़ने से ये चीजें बनी। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल दो अलग अलग स्थान है मिस्टर सोनू। ये है भारत के प्रायद्वीप के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है और पश्चिम में अरेबियन सी है। आप लोगों को थोड़ी बहुत एटलस देखनी चाहिए। ये है इंडिया का सदर्न पार्ट जिसे हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, और ये साउथ ईस्ट एशिया, ये हमारा गुजरात का भाग, और इधर पाकिस्तान और ईरान। यहाँ श्रीलंका है, ये है बे ऑफ बंगाल, और इधर है ये अरेबियन सी। तो हमेशा ये साइड ईस्ट कही जाती है। तो ईस्ट की ओर है आपका बे ऑफ बंगाल और वेस्ट की ओर है अरेबियन सी, ईस्ट एंड वेस्ट। तो भारत से ईस्ट की ओर बंगाल की खाड़ी और वेस्ट की ओर अरब सागर है, और ये दोनों इक्वेटर से नॉर्थ में हैं, इसलिए इनको मिलाकर के हम लोग नॉर्थ इंडियन ओशन कहते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन, ये उत्तरी हिंद महासागर के हिस्से हैं क्योंकि ये इक्वेटर है। ये सब बेसिक बातें हैं जो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ फोल्ड्स पड़े, सलवटें पड़ी, और उन्हीं सलवटों को ही हम लोग अगर ऊंची हैं तो बलित पर्वत कह रहे हैं। सीधी सी बात है। अब ये सलवटें कहां पड़ी होंगी ये समझना होगा। तो इनके लिए इन भूमियों का चलना जरूरी है। ये चले ऐसे हॉरिजेंटल मूव करें इस तरीके, तब बीच में पड़ी हुई ये सॉफ्ट रॉक्स उठ जाएंगी। स्पष्ट हो गया? तो हम लोगों को कम से कम एनसीईआरटी की 6, 7, 8 क्लास वाली जो है एनसीईआरटी, उन्हें इंडिया कहाँ है, ये मोटी मोटी चीजें देख लेनी चाहिए एक आध बार जरूर, क्योंकि ये एक बेसिक माना जाता है। जैसे हम लोग एबीसीडी लिखना जानते हैं तो जीएस में ये चीजें जरूरी। चलिए हम लोग आ गए फोल्डेड माउंटेन्स पर। अब फोल्डेड माउंटेन्स बने कैसे, इस पर बहुत सारे विचार हैं, आज से नहीं काफी पहले से। तो अब फोल्डेड माउंटेन्स की हम लोग बात करेंगे। तो बने कैसे, विचार है, थियरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स, ये कंटेंट है, फिर इन्हें समझना है एक एक करके। तो फोल्डेड माउंटेन्स क्या है? दोज माउंटेन्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू बेंडिंग,
यही हमने आपको समझाया, यही आपको नोट्स पर भी मिल जाएगा। ड्यू टू बेंडिंग और फोल्डिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा ऑफ अपर क्रस्ट। अब अपर क्रस्ट हम लोग जानते ही हैं, ये पढ़ चुके। इट मींस द फोल्डेड माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन फोर्स। जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो कंप्रेशन यानी संपीड़न बल से कारण बने हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द व्यूज। यहां 3 प्रकार के व्यूज हैं रिलेटेड विद द कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स कैसे आया होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन्स के बनने के लिए ये कंप्रेशन फोर्स कहां और कैसे आया, इसकी बात करनी है। तो जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जरा देखें नोट्स पर, फिर इन्हें समझेंगे। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तापीय संकुचन, यानी ये बने कैसे, तो एक व्यू कहा जाता है तापीय संकुचन, दूसरा कहा जाता है स्क्वीजिंग इनटू द जियोसिंक्लाइन। एक एक शब्द सीखने। तीसरा कहा जाता है जो वर्तमान में है प्रेजेंट थ्योरी, वो कहते हैं प्लेट मार्जिन पर 2 प्लेट मार्जिन पास में आ जाएं। जैसा कल हम लोग देख रहे थे कि कहीं कहीं कन्वर्जेंस हो रहा है। हम लोगों को प्लेट टेक्टोनिक बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी, प्लेट टेक्टोनिक की कुछ चीजें मेंस में पढ़नी होगी, लेकिन प्री में समझना जरूरी है। तो स्क्वीजिंग इनटू जियोसिंक्लाइन, ये नए नए 3 शब्द आ गए। हाँ अच्छा, सोनू वाटर लेवल पूछ रहे हैं। नहीं, वाटर लेवल बे ऑफ बंगाल और इन दोनों में अलग रहता है। और वाटर लेवल केवल एक इमेजिनरी चीज होती है। अभी आप माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ लें। क्लियर? वाटर लेवल हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब इंडिया की बात आएगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, हम उसी से समझा दे रहे हैं। जैसे समर मानसून चलेगा तो मानसून अपने साथ घसीट करके पानी को भी लाएगा, तो इंडिया के इस किनारे पर वाटर लेवल ऐसे उठने लगेगा, और जब यहां जाके उठने लगेगा। और जब विंटर मानसून चलेंगे तो वाटर लेवल ऊपर नीचे होते रहते। इसलिए दोनों के वाटर लेवल कभी समान नहीं होते। हम लोग मेजर कहां से करते हैं, चेन्नई से करते हैं। तो इंडिया की जब फिजिकल बाउंड्री बताएंगे तब आपको बताएंगे जीरो क्या है और कैसे निकालते हैं। जहां भी सागर में गति है, पानी चल रहा है, समझ जाइएगा कि वाटर लेवल एक तरफ ऊंचा है, एक तरफ नीचा है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगा। तो कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि एक जीरो लाइन होगी, तो जीरो इज ऑलवेज इमेजिनरी लाइन, इट इज नॉट रियलिटी। ये काल्पनिक चीज होती है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आए, जहां डिस्कस कर रहे थे। और टॉपिक टू टॉपिक अगर हम लोग अपना डिस्कशन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो हम लोगों ने 3 थियरी के नाम सुने, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीजिंग इन जियोसिंक्लाइन और कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट मार्जिन। कभी प्री में पूछ लेंगे कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी किसने दी, तो हैरोल्ड जेफरी का सिद्धांत है। ये 1920s में इन्होंने अपनी किताबें लिखी, उसमें ये सिद्धांत दिया। उसी समय जर्मन के स्कॉलर जो है कोबर ने भी एक सिद्धांत दिया 1920s में कि जियोसिंक्लाइन से पर्वत बनते, बाय कोबर। और ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत 1960s में। उन्नीस सौ 60 के दशक में ये विज्ञान शुरू होती है, और उस विज्ञान का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। हमें 3 तरह की चीजें मिली। अब हम लोग आते हैं कि पर्वत बने कैसे, यही सीखना है। ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी। ये क्या कहते हैं कि इनिशियली द अर्थ वाज हॉट, आरंभ में पृथ्वी खूब गर्म थी। ये पढ़ा है हम लोगों ने। और जब से अर्थ अपने बनी है, तब से अपने एक्सिस पर ये रोटेट भी कर रही है, घूम भी रही है। तो लगभग अर्थ कब बनी थी, तो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग मोटा मोटा कहें तो 4.5 अरब साल पहले ये पृथ्वी की स्थिति थी। और पृथ्वी रोटेट कर रही है। धीरे धीरे इस रोटेटिंग अर्थ में लाइट मैटर ऊपर आ गया, ठंडी हुई अर्थ, लेकिन अभी भी गर्मा गर्म मैटर अंदर ही बना रहा। ये धीरे धीरे डेंस होकर के कोर बन गया, मेंटल, और ये क्रस्ट बन गई। तो सबसे पहले सॉलिड कौन हुआ, ये लेयर सॉलिड हो गई, यही क्रस्ट। लेकिन अभी अंदर का हिस्सा काफी गर्म है, ये अभी वार्म है। ये क्रस्ट हो गई, तो क्रस्ट क्या हो चुकी है, सॉलिड। ये ठोस हो गई। तो सबसे पहले कौन बना, तो क्रस्ट बना। लगभग कब तक क्रस्ट बन गई होगी, तो माना जाता है कि 4.0 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले क्रस्ट बन गई थी, क्रस्ट वाज फॉर्म। और ये क्रस्ट कैसी होगी, बहुत ही पतली रही होगी। तो ऐसी क्रस्ट को, जो पुरानी क्रस्ट बनी होगी, प्रिमिटिव क्रस्ट कह देंगे। क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव क्रस्ट। तो प्रिमिटिव क्रस्ट वाज फॉर्म कब, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो लगभग। लेकिन अभी भी अंदर अर्थ कैसी है, वार्म है। धीरे धीरे जब ये अंदर के ये जो गर्म भाग हैं ये भी ठंडे होंगे, तो इनर वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ऊपर की ये जो पपड़ी बनी हुई है ये थोड़ी बड़ी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो एक तो ये स्टेप हुआ कि शुरू में गर्म थी, दूसरा स्टेप। अब अगर हम देखें तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि अंदर का हिस्सा भी अब उतना गर्म नहीं होगा, तो थोड़ा ठंडा होगा। अगर ठंडा होगा तो छोटा पड़ जाएगा, ये इस तरीके से तो कहेंगे। और जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो अभी क्रस्ट काफी बड़ा है, तो नीचे का जब बेस छोटा पड़ गया तो इस क्रस्ट में तलवटें पड़ जाएंगी। और जहां जहां ये मोटी मोटी सलवटें पड़ गई क्रस्ट में, वही क्या है, फोल्डेड माउंटेन। दीज आर द फोल्डेड माउंटेन। ये किसने कहा था, ये हैरोल्ड जेफरी ने कहा था, जो आज मान्य नहीं है। ये क्या है, कोर है, ये मेंटल है,
और ये मुड़ी तुड़ी क्रस्ट है, और क्रस्ट में क्या उपस्थित है, ये फोल्डेड माउंटेन्स। तो धीरे धीरे ये काफी गर्म था, अर्थ कूल होती गई, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन आज ये थ्योरी मान्य नहीं है, क्योंकि कई पर्वत आज भी बन रहे हैं। जो पर्वत आज बन रहे हैं, तो धरती आज छोटी नहीं हो रही है, सिकुड़ नहीं रही है, और यहाँ अर्थ लगातार जो शेप है अर्थ का वो सिकुड़ता गया है। यही दिखाया गया कि पहले अर्थ काफी बड़ी थी, धीरे धीरे अर्थ छोटी हुई और ठंडी हुई, जिससे कि ऊपर की सलवटें पड़ गई, और इन्हीं सलवटों के ऊंचे भाग ही क्या है, फोल्डेड माउंटेन्स। ये पहली थ्योरी हुई। हाँ, शिखा सिंह मानसून पर जब आएंगे तब बताएंगे कि पानी मानसून के साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है समर मानसून में, और विंटर मानसून में उल्टा आता है, हवाओं के साथ नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। जैसी हवाएं चलती है वैसे वैसे सागर का ऊपर का पानी भी वैसे ही चलता जाता है। तो उस टॉपिक पर पढ़ेंगे, जब आएंगे तब उसे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपने आप को कंसंट्रेट करें इन पर। तो ये शब्द आ गए, अगर ये शब्द कहीं आता है तो इससे ज्यादा नहीं बताना है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसने प्रोपाउंड की, ये आपको लिखा हुआ है। तो थ्योरी वाज गिवन बाय द, किसने ये सिद्धांत दिया था, हैरोल्ड जेफरी ने दिया था 1920s में। इससे ज्यादा यहाँ और कुछ डिस्कस नहीं करना है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है जियोसिंक्लाइन में तलवटें पड़ जाएं, और ये बात बताई जर्मन वैज्ञानिक है कोबर। कोबर के द्वारा। अब हम लोग जरा दूसरी थ्योरी पर भी आते हैं, वो भी कुछ मान्य है लेकिन पूरी तरह मान्य वो भी नहीं है, लेकिन इन्हें पढ़ना पड़ता है कभी कभार, कहीं कोई शब्द आ जाता है, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। तो ये किसने दी है, बाय कोबर, जर्मन जियोलॉजिस्ट है, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कोबर। तो ये कोबर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। कोबर ने क्या कहा, शुरू में इन्होंने इतना मान लिया कि अर्थ क्रस्ट बन गई, ये है मान लो अर्थ की क्रस्ट, ये हमने कह दिया ये लोअर क्रस्ट है, और इस लोअर क्रस्ट पर यहां हमने कहा कि ये अपर क्रस्ट है, ये अपर क्रस्ट हो ऑरेंज कलर से। यहां गए, यहां भी ये अपर क्रस्ट है, फिर यहां अपर क्रस्ट पतली है, फिर इधर मोटी हो गई ऐसे। तो हम लोगों ने अपर क्रस्ट समझ ली। अपर क्रस्ट कहीं होती है और कहीं नहीं होती। अब अपर क्रस्ट की वो जगह यहां पर अपर क्रस्ट थोड़ी पतली है, यहां वाटर और सेडिमेंट होंगे। क्या क्या होंगे यहां, वाटर और सेडिमेंट। ये सेडिमेंट हो गए क्योंकि ये झुका हुआ है, और साथ भरे होंगे, तो ये क्या होगा, ये वाटर होगा। तो अपर क्रस्ट पर जहां जहां शैलो वाटर बॉडीज थी, ये तो डीप वाटर बॉडी हो गई, यानी ओशन। ये इधर ओशन है जहां गहराई ज्यादा है, और इन सबको हम लोग कॉन्टिनेंट कहेंगे। ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, अब समझना। तो जहां कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के किनारे पर ये शैलो वाटर बॉडी है, और ये यहां कॉन्टिनेंट के बीच में है शैलो वाटर बॉडी। जहां जहां कॉन्टिनेंट पर शैलो वाटर बॉडी है, इन्हीं शैलो वाटर बॉडी को ही नाम दिया गया जियोसिंक्लाइन। क्या नाम दिया, जियोसिंक्लाइन। ये नाम किसने दिया, तो ये जो नाम दिया गया है बाय किसके द्वारा, तो दो अमेरिकन स्कॉलर थे, हाल एंड डेना। तो बाय हाल एंड डेना के द्वारा इन्हें नाम दिया गया जियोसिंक्लाइन। अब किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द जियोसिंक्लाइन, क्या है, यानी जियोसिंक्लाइन से पर्वत बनते हैं। तो जियोसिंक्लाइन क्या होता है, एक शैलो वाटर बॉडी एट द अपर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट पर एक छिछली जल राशि थी, जिसमें अवसाद भरे हुए थे, सेडिमेंट और पानी था। सागर तली नहीं है ये, इट इज नॉट ओशनिक बॉटम। ऐसी चीज को इमेजिन कर लिया गया और इसे नाम दिया गया जियोसिंक्लाइन। किसने नाम दिया जियोसिंक्लाइन, ये नाम दिया है हाल और दाना ने। और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसकी थी, जेफरी की थी, वो हम लोग देख चुके। ओके, अब बात आती है कि यहां पर हुआ क्या होगा। अब हम लोग इमेजिन करें कि जियोसिंक्लाइन से पर्वत कैसे बन गए होंगे। अब हम यहां जियोसिंक्लाइन थोड़ा बड़ी करके बना लेते हैं। इधर ये भूमियां हैं, ये जियोसिंक्लाइन हो गई, ये भी एक बड़ी भूमि हो गई। अब इन भूमियों से मान लो ये ऐसे सरफेस है इनका, तो अब इसकी ओर ढाल होगा, और इस ढाल के सहारे यहां पर ये नदियां बहती होंगी, और नदियां ला करके अपना पानी इसमें गिराएंगी। और जब पानी गिराएंगी तो पानी के साथ साथ यहां सेडिमेंट भी जमा होंगे। ये सेडिमेंट यहां भरते रहेंगे, और साथ में यहां ये क्या भरा होगा, वाटर भरा होगा। ये रिवर्स फ्लो कर रही है, ये रिवर इधर से लैंड से बहकर आ रही है। तो बीच में हमें ये एक शैलो वाटर बॉडी मिलेगी, और जिसके नीचे यहां क्या हमें पड़े मिल रहे हैं, ये सेडिमेंट पड़े हुए।
इसे हम जियोसिंक्लाइन कहेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक की इस कटोरे नुमा आकृति को क्या कहा जाएगा? जियो मतलब अर्थ सरफेस, सिन मींस नीचे झुकी हुई, भूसन्नति कहते हैं इसे। इसने नाम दिया अमेरिकन साइंटिस्ट हॉल एंड दाना ने। अब जियोसिंक्लाइन में ये सेडिमेंट जमा हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। इससे यह पता लग रहा है कि अवसाद जमा हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे यहां खूब सारे अवसाद जमा होंगे, तो वेट भी बढ़ेगा और जियोसिंक्लाइन ये ऐसी हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें तो नीचे के जो सेडिमेंट पहले जमा हो गए थे वो अब ज्यादा डेंस हो जाएंगे, ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर अब और ज्यादा सेडिमेंट आ गए होंगे। तो ऊपर के सेडिमेंट के वेट के कारण नीचे के सेडिमेंट ज्यादा कॉम्पैक्ट और ठोस हो जाएंगे, और जब सेडिमेंट अगर ठोस होंगे तो क्या बनती चली जाएगी? जैसे जैसे ये ठोस होंगे और ज्यादा ठोस चट्टानें बनती जाएंगी, और चट्टानों के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? लिथो मींस रॉक, दिस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ये लिथिफिकेशन कहां हो रहा है? जियोसिंक्लाइन में। यही तो थी जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन में पहली कौन सी प्रक्रिया हुई? सेडिमेंटेशन। तो दूसरी कौन सी प्रक्रिया हुई? लिथिफिकेशन। अब ये और ज्यादा सैलो हो गई। ये देखो, ये थोड़ा सा पानी रह गया। तो स्टेप यहां हमको समझ में आ गए। अब हम लोग जरा बात करें, अगर ये प्रोसेस चलती रही तो एक दिन ये जियोसिंक्लाइन पूरी भर जाएगी, और जब ये जियोसिंक्लाइन पूरी भर जाएगी तो हम लोग जरा देखें, इस स्थिति पर आ जाएं और भारी होकर ये नीचे भी धंस जाएगी। तो बीच में ये जो भरे हुए सेडिमेंट्स हैं, ये सिकुड़ने की वजह से फोल्डेड माउंटेन्स में बदल जाएंगे। तो इससे पहले क्या होगा, जरा उसको देखें, तब इस स्टेज तक आए। ये था और ये कटोरा पूरा भर गया। किससे भर गया ये कटोरा? सेडिमेंट से और रॉक से। और ये कैसी रॉक्स है? धीरे धीरे ये बहुत डेंस हो गई थी। जब कटोरा पूरा भर जाए तो इस प्रोसेस को पूरे भरने को क्या कहते हैं? एग्राडेशन। यानी ये तली कभी यहां पड़ी हुई थी, सेडिमेंट से भरते भरते तली ऊपर तक आ गई, इसीलिए एग्राडेशन को हिंदी में कहा जाता है कि तली ऊपर तक भर गई, तलोचन। ये सब हुआ। ये तीसरा स्टेज हो गया। अब अगर हम लोग चौथे स्टेज पर देखें तो अब क्या होगा? जो भर गया है ये भारी होने के कारण धंसकर नीचे जाएगा, और ये भाग छिले हुए हैं, इसी जगह बने रहेंगे। अब ये पूरी रॉक्स किसमें बदल जाएंगी? ऊपर की सलवटों में बदल जाएंगी। इन्हीं को कहा जाएगा फोल्डेड माउंटेन्स। ऐसे कयास लगाए जाते थे। इसके बारे में, पर्वतों के निर्माण के बारे में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओरोजेनी। ये पर्वत निर्माण हो गया। ये तलोचन की प्रक्रिया है। तलोचन के पहले क्या था? लिथिफिकेशन, यानी कि यहां पर रॉक्स बन रही थी, सैलो वाटर बॉडी में स्थल बन रहा था, तो इसे स्थलीकरण कह सकते हैं। उसके पहले यहां क्या चल रहा था? सेडिमेंट जमा हो रहे थे, तो हिंदी में इसे हम अवसादन कह सकते हैं। यानी कोबर के अनुसार कितने स्टेजेस हैं माउंटेन बनने के? ये कोबर्स थ्योरी कही जाती है। ये सभी आपसे एक भी प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाएगा जियोसिंक्लाइन वर्ड किसने दिया, और जियोसिंक्लाइन का सिद्धांत किसने दिया, पर्वत बनाने का थ्योरी किसने दी, तब आएगा कोबर्स। कोबर का विचार है ये। कितने चरण बताए गए हैं? सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन, लिथिफिकेशन, और कौन सा हो गया? एग्राडेशन एंड ओरोजेनी। ओरोजेनी। तो जो ओरोजेनी शब्द है, ये एक मिस्टर गिलबर्ट थे, के गिलबर्ट ने नाम दिया था। के गिलबर्ट गेव द नेम ओरोजेनी। ओरोजेनी का मतलब क्या होता है? ओरोजेनी मींस, ओरोस मींस माउंटेन, जेनी मींस फॉर्मेशन। ओरोजेनी किसने नाम दिया? वर्ड। ओरोजेनी हैज बीन गिवन बाय के गिलबर्ट। कब? अबाउट 1890 के आसपास। जियोसिंक्लाइन किसने नाम दिया? हॉल एंड दाना ने इन द 1858। क्लियर? 1858। इसके आगे चले तो ये स्टेजेस किसने बताई? कोबर ने। कब बताई? 1920s में। एक के बाद एक काम हुए हैं, एक साथ नहीं। इतना प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है कि जियोसिंक्लाइन नाम किसने दिया, वो हॉल और दाना ने। जियोसिंक्लाइन से पर्वत किसने बताए? वो कोबर ने।
क्लियर? ये तो थियरी हो गई, पुराना हो गया, कहीं कभार आप हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये लिखा रहता है कि जो पर्वत है वो जियोस इंक्लाइन से बने हैं, ऐसा भी विचार था। ओके, अब हम लोग जाते हैं अपने किस सिद्धांत पर। तो 3 तरीके के सिद्धांत हम लोगों से बताए गए हैं। अब आता है जिसे हम लोगों ने कल बात करी थी, प्लेट मार्जिन वाली बात, प्लेटों की अपनी गतियों की बात। तो थर्ड जो यहां पर होगा, हम लोग चलते चले जाएं, ये सारे नोट्स आपके पास रहेंगे, आसानी से आप समझ लेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के विचार आते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक ये कहता है कि पर्वत कहां बनेंगे? पर्वत वहां बनेंगे जहां पर 2 प्लेटों के किनारे यानी उनके मार्जिन आपस में कन्वर्ज करें। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या कहती है, उसके अनुसार पर्वत कैसे बनते हैं। तो कौन कौन मार्जिन हो गए? इधर क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, दोनों के किनारे आपस में मिले तो बीच में भरा हुआ सेडिमेंट्स किस में बदल गया? फोल्डेड माउंटेन में बदल गया। ये प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। या ये कहा गया कि एक और ये कॉन्टिनेंट है सिटी और ये ओशन है, तो इधर से कॉन्टिनेंट चल दे इसकी ओर, ओशन की ओर, या ओशन की प्लेट इधर चल दे तो दोनों के बीच कन्वर्जेंस हो जाएगा और इनके कन्वर्जेंस से यहां पड़े हुए सेडिमेंट्स फोल्डेड माउंटेन्स में बदल जाएंगे। तो 2 तरह के हमें कन्वर्जेंस मिले जिससे पर्वत बनते हैं प्लेटों के। कौन कौन? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, दोनों ओर से कॉन्टिनेंट आ रहे हैं, एक ओर से कॉन्टिनेंट दूसरी ओर से ओशन। तीसरा क्या हो सकता है? दोनों ओर ओशन हो लेकिन वहां सेडिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये येलो कलर का मैटर कहां से आएगा? ये तो कॉन्टिनेंट से ही आता है और कॉन्टिनेंट यहां है नहीं, तो यहां लिख देंगे नो फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बट वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ये सीखना है। अब हम लोग, ये शॉर्टकट में हमारे नोट्स हैं, इन्हें सीखना है। चलिए, हमने कहा कि ये एक प्लेट है, इस प्लेट पर यहां अपर क्रस्ट भी है, इसलिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इधर हमने दूसरी एक प्लेट बना दी और इस प्लेट पर अपर क्रस्ट ज्यादा बना दी, ये प्लेटें हैं। देखते चलो, यहां अपर क्रस्ट बनाई है लेकिन उतनी नहीं बनाई है। अब इनको हमने कहा कि ऐसे कह सकते हैं, ऊपर अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट, यहां ये सभी क्या है? अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है। ये 2 प्लेटें हैं और ये प्लेटें मूव कर रही हैं, ये प्लेट इधर चल रही है या ये प्लेट इधर चल रही है। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं तो इनके बीच में ये पतली जहां क्रस्ट होगी, यहां क्या होगा? एक शैलो सी होगा, निचला सागर होगा। अगर ये लैंड इंडिया की है, ये इंडियन लैंड है, और ये पीछे से चाइना वगैरह का वाला जो हिस्सा है जो साइबेरिया से आया है, ये साइबेरियन लैंड है। तो ये जो बीच में जो शैलो सी हमने लिख रखा है, इसी को कहा जाता है कि जहां आज हिमालय और नॉर्थ इंडिया है, यहां कभी एक शैलो सी हुआ करता था जिसका नाम है टिथिस सी। ये प्लेट मार्जिन की बात हुई और ये प्लेट मूव करती है तो धीरे धीरे यहां क्या होगा? आसपास की नदियां ला करके यहां सेडिमेंट भरेंगे। यहां क्या पड़े होंगे? नदियों ने भर दिए होंगे सेडिमेंट। क्लियर हुआ? धीरे धीरे जैसे ये प्लेट आगे बढ़ेंगे, इंडियन प्लेट मान लो आगे बढ़ी, ये इंडियन प्लेट है, आगे बढ़ गई। इधर से ये चाइना और यूरेशियन वाली भूमि है, ये भी आगे बढ़ी। दोनों कन्वर्ज हो चुके हैं, तो इनके बीच ये भरे हुए जो सेडिमेंट्स हैं वो फोल्ड्स में बदलने लगेंगे। तो क्या उठने लगेंगे? हिमालयाज। ये हिमालय बनने लगे और जहां फोल्ड्स अभी नहीं बन पाए, केवल सेडिमेंट भरे हुए हैं, यही जीपी है। जीपी मतलब ग्रेट प्लेन, शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि इंडियन पर जब हिमालय फॉर्मेशन की बात करेंगे तब हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। यहां अभी हम लोग केवल रेफरेंस पर लिए, तो दोनों ओर अपर क्रस्ट है, तो दोनों ओर ये क्या है? कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, इसीलिए हम कहेंगे ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से हुआ है। इतना समझ में आया? एक टाइप हमने आपको समझाया कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। दूसरा टाइप अगर हम लोग ले लें तो हम लोगों ने कहा कि इधर से ये ओशनिक बॉटम है और इधर हमने कहा ये नॉर्थ अमेरिका है, लैंड है ये नॉर्थ अमेरिका। तो ये सब यहां क्या भरा हुआ है? पैसिफिक ओशन। अब ये नॉर्थ अमेरिकन वाली जो प्लेट है वो इसके ऊपर चढ़ती चली जाए तो यहां जो भरे हुए सेडिमेंट्स होंगे, समय के साथ जो सेडिमेंट भर गए वो सेडिमेंट्स फोल्ड्स में बदलने लगेंगे, सिकुड़ते जाएंगे
अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ये है रॉकीज, रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन किस क्रिया का परिणाम है? तो रॉकी माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ, एक तरफ ओशन है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट है, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। कन्वर्ज मतलब भिड़ना। ये तो पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अमेरिकन, इनकी प्लेटें आपस में जब कन्वर्ज कर रही हैं तो बी कैटेगरी बन गई। बी कैटेगरी का मतलब हो गया ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, और ए कैटेगरी का मतलब हो गया कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस से वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं लेकिन फोल्डेड माउंटेन नहीं बनते। तो हम लोगों ने ये चीजें समझ ली, एक साथ हमने आपको बता दिया। अब हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि पूरा पी के लिए रिकॉल करना है। ठीक, ओके। अल्पाइन वगैरह जितने आपकी अभी क्वेरी है वो सब अपने आप शांत हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिस्टमैटिक बेस को हम लोग पहले पकड़ते नहीं, बस रटना उछल कूद के शुरू कर देते हैं। तो कल वाला मैप हम लोग देखते हैं, तब इन सब पर आते हैं। कॉन्टिनेंट आप सब लोग इनको पहचानते होंगे। चलिए अब कॉन्टिनेंट के आप लोग नाम बताएं। इस कॉन्टिनेंट का नाम है नॉर्थ अमेरिका, क्लियर हुआ। इसका नाम है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यहां यूरोप, और ये सभी इस कलर से दिख रहा है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में ये जो है ये है एंटार्क्टिका। सभी कॉन्टिनेंट पहचानते हैं। अब हमें यहां प्लेट बाउंड्री दिख रही है, तो हमने कहा कि ये यहां से लेकर यहां तक ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बाउंड्री है। दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बाउंड्री। यहां से यहां तक साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहां प्लेट पतली, यहां प्लेट मोटी। ये प्लेट पतली है, बीच में ये मोटी है, तो ये अफ्रीकन का हिस्सा हो गया। ऐसे ही अफ्रीकन ये यहां से यहां तक है। तो प्लेटें कैसी होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब हम लोग अगर इन प्लेट पर बात कर लें कि कौन सी प्लेट किधर चल रही है, तो एरो लगा देते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है, ये देखो ये डायरेक्शन हो गया। तो इधर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहां पैसिफिक प्लेट से यहां कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये व्हाइट लाइन क्या है? प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री के एक और अगर ओशन है तो दूसरी ओर ये कॉन्टिनेंट है, तो इस कन्वर्जेंस को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। क्लियर हुआ? कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका अंकल नेक, और हाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, यहां भी ये साउथ अमेरिकन प्लेट कन्वर्ज कर रही होगी किससे? ओशन से। अब इन सब जगह पर हमें क्या दिखाई देंगे? माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स हमें दिखाई पड़े, इन्हीं को हम लोग एंडीज के बजाय रॉकी कहेंगे। ये रॉकीज। यहां पर ये कन्वर्जेंस जो होगा तो यहां हमें माउंटेन्स दिखाई देंगे, इनके नाम होंगे एंडीज। ये एंडीज है। ऐसे ही जब ये अफ्रीकन प्लेट नॉर्थ की ओर जाएगी तो यहां कन्वर्ज कर रही होगी, तो यहां होगा एटलस रेंज। यही सब हम लोगों से प्री में पूछा जाता है। या हम कहें यूरोप, ये यूरेशियन प्लेट है, यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया में फैली हुई। तो यूरेशियन प्लेट जब साउथ की ओर आएगी तो अफ्रीकन प्लेट से कन्वर्ज करेगी, तो यहां मिलेंगे हमें आल्प्स, ये मिला एटलस, यहां मिलेगा कॉकेसस, यहां मिलेगा हिंदकुश, और ये मिलेंगे हिमालयाज। क्योंकि ये इंडियन वाला हिस्सा ये नॉर्थ की ओर जाएगा और यूरेशियन हिस्सा यहां आएगा। तो जहां जहां प्लेट मार्जिन कन्वर्ज कर रहे हैं वहां हमें माउंटेन्स मिलते हैं। ये पैसिफिक प्लेट इधर चली आएगी और आकर के ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर कन्वर्ज करेगी, तो यहां भी हमें माउंटेन मिलेंगे। माउंटेन कहां मिल रहे हैं? जहां जहां पर प्लेट बाउंड्रीज आपस में कन्वर्ज कर रही है। अब प्लेट बाउंड्री पर अगर हम पहुंच जाएं तो हमें देखना पड़ेगा कि एक ओर क्या है? लैंड है, और दूसरी ओर ओशन है, तो उसे कॉन्टिनेंटल ओशनिक कहेंगे। और दोनों ओर लैंड है, जैसे हिंदुकुश और हिमालय में, तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कहेंगे। यहाँ ओशन है, लैंड है, कॉन्टिनेंटल ओशनिक। ये लैंड है, इधर कॉन्टिनेंट है, और इधर ये ओशन है, तो ये कॉन्टिनेंटल ओशनिक। यहाँ ये लैंड है, इधर ये ओशन है, तो इसीलिए ये कॉन्टिनेंटल ओशनिक। स्पष्ट हो गया? अगर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का हल्का सा सपोर्ट ले लें तो हमें समझ में आ जाता है कि दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत हमें कहां मिलेंगे। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं वो कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन पर हैं। कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग पर एटलस, यूरोप के दक्षिणी भाग में आल्प्स, ये आल्प्स कहते हैं इसे। ये यहाँ ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच कॉकेसस, ये रहा हिंदकुश, और ये है हिमालयाज। सभी के नाम सीखने हैं। यहां जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ये बैठा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। निष्कर्ष क्या निकला कि दुनिया के अधिकांश फोल्डेड माउंटेन्स कहां हैं? कॉन्टिनेंट के किनारे पर हैं। देखो, सिवाय इन दो को छोड़कर, हिंदकुश और हिमालय को, जितने यहां हमने बनाए उसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का एटलस, साउथ अमेरिका का एंडीज, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी।
तो मोस्ट ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स कहां है? मोस्ट ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स आर लोकेटेड एट द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। इसी मैप पर आप लिख लेंगे मोस्ट ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स आर एट कॉन्टिनेंटल मार्जिन। विश्व के अधिकांश बलित पर्वत महाद्वीपों के सीमांतों पर हैं, किनारे पर हैं जाकर के। आप समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि जहां जहां ये फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं वहां प्लेट चलती रहती है और वहां अर्थक्वेक फूटते रहते हैं और वहां हमें वोल्केनो भी मिलते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, बस जो पहले का जो ढर्रा आपका था रटने वाला, उसके बजाय थोड़ा समझें तो सिलेबस भी हमारा छोटा हो जाता है और सारी चीजें भी समझ में आ जाती है। स्पष्ट हो गया? तो ये प्लेट थी, कल हमने इसके बारे में बताई थी, हल्की फुल्की जानकारी, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो हमें कहां मिले ये प्लेट्स? तो प्लेट का जानकारी के आधार पर हमने माउंटेन्स को समझ लिया। स्पष्ट हो गया? तो कहां बने? ये कौन सी प्लेट बाउंड्रीज हैं? ये जो आज हमें पता है, इसीलिए ये सभी क्या कहे जाएंगे? यंग फोल्डेड माउंटेन्स। इन सबको हम लोग यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी कहते हैं। अब हम लोग जरा अपने नोट्स पर आए, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जितने हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं उन्हें हम कितने टाइप में बांटते हैं? काफी चीजें यहां समझने वाली हैं। शॉर्ट फॉर्म में हमने काफी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी है। टाइप्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। तो फोल्डेड माउंटेन्स वस्तुतः दो प्रकार के, ओल्ड फोल्ड जहां पर पुराने जमाने की प्लेटें आपस में कन्वर्ज कर गई होंगी, और यंग फोल्ड्स यानी आज जहां प्लेट सीमांत कन्वर्ज कर रहे हैं। तो प्राचीन वलन और युवा वलन दो तरह के हमारे फोल्ड्स हो गए, ओल्ड फोल्ड्स एंड यंग फोल्ड्स। ओल्ड फोल्ड कैसे थे? कभी ओल्ड फोल्ड भी कभी बहुत ऊंचे थे, ऐसे ये भी रहे होंगे, लेकिन कई अरब साल पहले बने थे तो धीरे धीरे ये क्या हो गए? घिस गए। और पर्वतों के घिसने को हम क्या कहते हैं? इनका डिन्यूडेशन हो गया, घिस गए। आज कितने रह गए हैं? आज ये घिसकर इतने रह गए हैं। अंदर का हिस्सा तो इनका काफी बचा हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा बहुत कम रह गया है। अंदर का हिस्सा क्यों बचा है? दिख रहा है ये यहां पर सभी सेडिमेंट आ गए हैं। तो ये सेडिमेंट इनमें सब में भर गए हैं। ये थोड़ी थोड़ी पहाड़ियां यहां आज शेष हैं, बाकी ये सभी सेडिमेंट भरे हुए। सभी सेडिमेंट ने जो बीच के गड्ढे थे पर्वतों के विशाल, वो भर दिए हैं। तो आज इनकी हाइट हमें बहुत कम लगती है, क्योंकि आसपास के जो इनकी गहरी घाटियां थी वो पूरी फिलअप हो चुकी हैं सेडिमेंट से। इसलिए हमें ये छोटी पहाड़ियों के रूप में आज ऐसे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये उस समय के हैं जब अर्थ पर जीवन भी नहीं था। इसलिए ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को प्री कैम्ब्रियन हिल्स भी कहते हैं। और प्री कैम्ब्रियन हिल्स के एग्जांपल आपके कौन कौन से हो गए? अरावली, यूराल, अपलेशियन। तीन बड़े सटीक एग्जांपल यहां हमने लिख दिए किनके? ओल्ड फोल्ड के। और यहां आ जाए तो जो आज की प्लेट बाउंड्रीज हैं, जो अभी मैप हम लोग देख रहे थे, उसमें ये टर्सरी माउंटेन्स तो टर्सरी पीरियड में बने। इसमें कई लिखा है, कुछ का एग्जांपल हमने लिख दिया, हिमालयाज, आल्प्स, एटलस रिज। ये समझ में आया? इन्यूडेशन क्या होता है? इरोजन और वेदरिंग के बाद अगर पहाड़ या पठार घिसकर नीचे हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम डिन्यूडेशन यानी अनाच्छादन कहते हैं। तो ये अनाच्छादित हो गए हैं। ऊंचे विशाल पर्वत घिसते घिसते, यानी पर्वत भी बूढ़े हो जाते हैं और पर्वत भी युवा रहते हैं। तो इसीलिए यहां नाम है देखो यंग फोल्ड्स, और यहां नाम है ओल्ड फोल्ड। जैसे इंसान बुढ़ापे में झुकता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, वैसे ही पर्वत भी इनकी भी हाइट कम हो जाती है और वीक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग डिन्यूडेशन कहते हैं। तो डिन्यूडेशन के द्वारा इन पर्वतों की हाइट काफी कम हो गई है, तो ये बचे खुचे रह गए। इसीलिए अरावली के लिए हम लोग क्या कहते हैं? बची खुची पहाड़ियां। और बचे खुचे को रेलिक्ट कहा जाता है, इसलिए यहां क्या लिख दिया नोट्स पर? रेलिक्ट हिल्स। तो अरावली के लिए एक और शब्द आ गया, रेलिक्ट हिल्स। स्पष्ट हो गया? तो दो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने यहां पर देख ली। अब हमसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनेंगे? पहला अरावली ही ले लें। तो अरावली के लिए हम लोग बाउंड्री बना लें। ये बन गया हमारा इंडिया का सदर्न पार्ट, इतना इधर बना लें। ये मकरान कोस्ट वगैरह हो गए। ये हमारा सर क्रीक हो गया, यानी फिर कच्छ। ये राजस्थान का बॉर्डर, जिसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यहाँ आ जाएं तो ये उत्तराखंड, नेपाल, दिस इज द सिक्किम। अब ये भूटान की जगह छोड़ दो, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ऐसे इस तरीके से बांग्लादेश का बॉर्डर बना लिया। यहाँ आ गए ये JNK, कश्मीर, जम्मू, ये यहाँ लद्दाख, फिर ये लद्दाख पूरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश बना के इंडिया को एक रफ मैप के रूप में हमने बना दिया। इस लाइन को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो इंडिया का ये कौन सा भाग है? दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट। इसे क्या कहेंगे? सदर्न पार्ट। इतनी दिशाएं तो हम सब लोग जानते हैं। ये ईस्टर्न पार्ट, तो ये वेस्टर्न पार्ट। अरावली हमारा ये कहां पर लेटा है? अरावली के ये बूढ़े पर्वत यहां पड़े हुए हैं।
तो आप बताइए किस डायरेक्शन में है। तो अरावली पर अगर कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप लोग लिख लें अरावली हिल्स, क्योंकि फोकस तो हमारा किस पर रहेगा, इंडिया पर ही रहेगा। अरावली हिल्स, तो अरावली हिल्स हमारे इंडिया के किस पार्ट में है। तो पहला पॉइंट क्या बना, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में उपस्थित हैं। तो ये आज से लगभग 4 अरब साल पहले बने होंगे। तो 4 अरब साल 4 बिलियन ईयर्स यानी 3.9 बिलियन के आसपास इनकी फॉर्मेशन हुई थी। तब प्लेटें जो थी वो पुरानी प्लेटें थी, आज वाली प्लेट बाउंड्री नहीं थी। तो उस समय की प्लेट बाउंड्री के कन्वर्जेंस से इनका निर्माण हुआ होगा। लेकिन आज ये किस रूप में विद्यमान है, बची खुची पहाड़ियों के रूप में। नाउ दीज आर प्रेजेंट एज रेलिक्ट हिल्स। आज ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। रेलिक्ट हिल्स का मतलब बची खुची पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां, पुरानी विशाल पर्वतों का अवशेष है ये अरावली। कभी अरावली कैसी थी, कभी अरावली यहां साउथ में जहां हमारे लक्षद्वीप हैं, इन्हीं अरावली की चट्टानों पर कोरल आइलैंड बन गए लक्षद्वीप। और यहां नॉर्थ में अगर हम चले जाएं तो अफगानिस्तान में कंधार, ये पूरा एरिया अगर हम लोग कह दें, इतने बड़े एरिया पर कभी अरावली प्रेजेंट थे। लेकिन आज अरावली सिर्फ कहां रह गए हैं, यहां। दीज आर द अरावलीज। कहीं कहीं इनके अवशेष रह गए हैं। तो कंधार में जहां बामियान एक जगह है जहां बुद्ध की बहुत ऊंची मूर्तियां हुआ करती थी, वहां भी अरावली के अवशेष मिलते हैं। और यहां लक्षद्वीप की जो तली है, लक्षद्वीप जो बॉटम है, वो भी अरावली रॉक्स की या पहाड़ियों की बनी हुई है। इतने शानदार क्वेश्चन प्रीलिम्स के निकल कर आए। तो कभी अरावली बहुत विशाल थी, आज अरावली छोटी सी रह गई है। लेकिन इसके विशालता के एविडेंस, प्रमाण अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जैसे अफगानिस्तान में कंधार कहां किस देश में है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में कंधार यानी बामियान की पहाड़ियां। और यहां दक्षिण में चले जाएं तो लक्षद्वीप की जो तली है वो इन्हीं चट्टानों से बनी है। तो इन द बिगिनिंग द अरावलीज वर वेरी एक्सटेंसिव लॉफ्टी माउंटेन्स। लिख दो, इन द बिगिनिंग Aravallis were very large and lofty mountains। आरंभ में अरावली अत्यधिक बड़े विशाल क्षेत्रफल पर फैले हुए ऊंचे पर्वत थे। Their evidence are present। इनके प्रमाण हैं कहां कहां, एज कंधार हिल्स। कंधार में बुद्ध की मूर्तियां जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां थी, तालिबानों ने उनको तोड़ दिया 1998 में। याद आया आप लोगों को? आप लोगों को शायद ही किसी को ये न्यूज पता होगी, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों का डेट ऑफ बर्थ ही 2000 होगा, 98 होगा। तो उस समय ये बड़ी चर्चित घटना हुई थी। बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्तियां अफगानिस्तान के बामियान में थी। तो वहां पर तालिबान का शासन था और तालिबान ने रॉकेट लगा करके उन पहाड़ियों और मूर्तियों को तोड़ा था। ओके, तो अरावलीज वर वेरी लार्ज एंड लॉफ्टी माउंटेन्स एंड देयर एविडेंसेस आर प्रेजेंट एज कंधार हिल्स। और वहां बामियान लिख दें, इतने से आपको याद आ जाएगा, पूरी स्टोरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द, बॉटम किसकी, लक्षद्वीप की। ये भी प्री में पूछ लेते हैं कि लक्षद्वीप के जो कोरल आइलैंड है वो किन चट्टानों पर बैठे हैं। तो लक्षद्वीप के कोरल आइलैंड इन्हीं अरावली समय की, अरावली काल की चट्टानों पर बैठे। आज ये मात्र हमें अवशेष के रूप में, रेलिक्ट हिल्स के रूप में कहां दिखाई पड़ रही है, ये यहां। इनका जो हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर। तो आप लोग अपने एटलस से देखकर हमें बता सकते हैं कि गुरु शिखर की हाइट कितनी है। हाईएस्ट क्लास में पढ़ा होगा, वेरी गुड। गुरु शिखर इज नाउ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली। आज अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है। यहां लिख दें, गुरु शिखर। कितनी हाइट है, 1722 मीटर। इट इज व्हाट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली। ये सभी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। कहां अरावली में मिलेगा, तो उन पहाड़ियों को कहते हैं माउंट आबू। हो जाएगा इतने से, माउंट आबू। तो राजस्थान का हिल स्टेशन क्या है, माउंट आबू, क्योंकि हिल पर टेम्परेचर कम होते हैं, इसलिए लोग राजस्थान की गर्मी से राहत लेने के लिए आसपास के लोगों का
इधर की ओर रुझान ज्यादा होगा, माउंट आबू की ओर। हो गया। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा किसके बारे में, ओल्ड फोल्ड के बारे में, अरावली। अब बात दूसरा जो हमारा ओल्ड फोल्ड है, वर्ल्ड में अगर एग्जांपल बात करें तो अरावली के जो क्लासमेट हैं उनके एज ग्रुप के जो लोग हैं अरावली के, वो है यूराल माउंटेन। कौन है? यूराल माउंटेन। तो नाउ फॉर द यूराल, तो यूराल को समझने के लिए हमें यूरेशिया का मैप बनाना पड़ेगा। ये तुर्की वगैरह हो गया, ये यूरोप बना लिया हम लोगों ने, फ्रांस बना लिया, ये यूरोप का कोस्ट, यहाँ डेनमार्क, यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ लेक्स हैं, तभी आपको बताएंगे जब क्वेश्चन पर आ जाएंगे तब। यहाँ ये ब्रिटिश आइलैंड वगैरह, यूरोप, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम लोग रोज सीखते रहते हैं। ये बन गया, यहां तक ये यूरेशिया चला गया, ये कोरियन वगैरह हो। यहां हम लोग देखते हैं तो कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी से इधर ये रेंज पड़ी है जिसे हम यूराल कहते हैं। यूराल हम लोगों को किसे डिस्कस करना है, इतना ये डिस्कस करना है। दिस इज द यूराल, नाम भी लिख दें यहाँ, यूराल की पहाड़ियां या यूराल रेंज। ये कंट्री कौन सा है जो यहां से यहां तक फैला हुआ है? ये रसिया ही है पूरा। तो यूराल रेंज इज लोकेटेड इन द रशिया। यहां अपने नोट्स बना लें, यूराल श्रेणी कहां उपस्थित है, तो इट इज लोकेटेड इन द रशिया। ये है, इधर कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। ये सब कौन से कॉन्टिनेंट हैं? एशिया। तो ये यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर स्थित है, ये यूरोप और एशिया की बाउंड्री है, लोकेटेड इन द रशिया एट द बाउंड्री ऑफ यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, द बाउंड्री ऑफ यूरोप एंड एशिया। ये सबको पता है। तो अब यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन रेंज? इस माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, ये पूछ सकते हैं। नारोद नाया लिख लो, NAROD, नारोद नाया। क्या है नारोद नाया? द हाईएस्ट पीक ऑफ यूराल। बस इतना ही यहाँ अभी इन माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं। इसके आसपास और भी चीजें हैं, लेकिन जब हम यूराल और ये खास चीजें रिकॉल कर लेंगे तब बताएंगे। हो गया। तो किस कॉन्टिनेंट पर है? यूरेशिया। और यूरेशिया इस समय कोई रिकॉग्नाइज्ड कॉन्टिनेंट नहीं है, यूरेशिया लैंड है जो इस पर है। कंट्री बताया जा सकता है, तो इट इज द बाउंड्री, ये एक सीमा पर है। इसकी सीमा है ये यूरोप और एशिया। ये किसी भी एक कॉन्टिनेंट में नहीं है, नाइदर इन यूरोप नॉर इन एशिया। ठीक, हाइट भी आप लोगों ने देख ली होगी, तो हाइट वगैरह अगर आपने नहीं भी नोट करी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको एक नोट शीट यहाँ पर बना के दी है, लास्ट में बता देंगे आपको। ओल्ड फोल्ड में अरावली में गुरु शिखर हो गया, यूराल में माउंट नारोद नाया हो गए, अपलेशियन में माउंट मिसेल, ये सब आपको शीट अभी कंक्लूड करा देंगे, लास्ट में नोट्स पर आपके पहुंच जाएगी। चलिए अब बचा तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है? अपलेशियन माउंटेन्स। अपलेशियन माउंटेन्स, तो अपलेशियन माउंटेन्स को अगर देखना है तो हमें नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर जाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये यहाँ फ्लोरिडा का पेनिनसुला है, ऐसे ईस्ट कोस्ट है, ये बे ऑफ फंडी है, ये हो गया। यहां से ले आए ये वेस्ट कोस्ट है, ये अलास्का का रीजन, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका के अगर हम ईस्टर्न पार्ट में चले जाएं तो हमें ये यहाँ पुरानी घिसी पिटी पहाड़ियां मिलती हैं, इन्हीं को हम अपलेशियन पर्वत कहते हैं। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, इनकी भी एज हमारे अरावली जैसी है। तो किस कंट्री में ये आते हैं? तो यहां हम लोगों को बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी। ये बाउंड्री लाइन हो गई। तो लेटी लेटी लाइनें क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स। तो ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है? 49 पर। और लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल। ध्यान रखना, ये सभी लाइनों में आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। इधर कंट्री कौन है? ये कनाडा, और ये कंट्री है यूएसए, और यहां जाएंगे तो ये कंट्री है मैक्सिको। अब यहां से जैसे ही आगे बढ़े तो हमें यहां पर दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दिखती है, सुपीरियर। सुपीरियर ये यहां कनेक्ट है ह्यूरन, मिशिगन, और ये यहां कनेक्ट है ह्यूरन, ये लेक्स हैं। ये यहां है एरी और ऑन्टेरियो लेक्स। तो यहां लेक के द्वारा इनकी बाउंड्री बनती है। तो 49 डिग्री पैरेलल चलते चले आए, फिर ये चले गए, ये बन गया। एक और कनाडा, दूसरी ओर यूएस।
हाँ, बिहार पर जब मैदान पर आएंगे तब हम आपको बताएंगे हरेंद्र बाबू। तो जितनी ज्योग्राफी की खास फीचर्स होंगी उन पर बात करेंगे। हम लोग अपने सिलेबस में किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको जितनी जरूरत है पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज अभी नहीं क्वेश्चन आया तो 2 साल बाद आ जाएगा, या उसके पहले कभी आया है। इन सबसे हमारे प्रीलिम्स की आउटलाइंस होती है ज्योग्राफी की, वही पूछी जाती है। हो गया? तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स का कि 49 डिग्री पैरेलल कहां है। जैसे भारत की सीमा के लिए क्वेश्चन बनता है रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ऐसे ही यहां पर यूएसए और कनाडा के लिए क्वेश्चन बनेंगे 49 डिग्री पैरेलल। और ये लेक्स, अभी नहीं, लेक के बदौलत लोग क्या करेंगे, दुनिया भर की लेक पढ़ डालेंगे। क्लियर? ऐसे तो जितनी जहां जरूरत होगी उतना हम खुद ही उस चीज को बताते जाएंगे। हो गया? तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग यहां बेसिकली किसको पढ़ रहे हैं? अप्लेसियन। ये है अप्लेसियन। एटलस पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें वहां होती हैं, तो एक साथ हमको नजर नहीं आती। अप्लेसियन माउंटेन्स लिख। तो अप्लेसियन माउंटेन्स पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना, किस कंट्री में है? तो मेजर पार्ट इनटू द यूएसए एंड स्मॉलर पार्ट इन कनाडा। मुख्य भाग कहां है? इन यूएसए एंड स्मॉलर पार्ट। और इनका जो छोटा सा हिस्सा है वो कहां है? साफ साफ दिख रहा है ना आपको मैप पर, इन कनाडा। किस कोस्ट पर है ये? तो इधर कौन सा हमेशा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। और इधर क्या होता है? वेस्ट। तो ईस्टर्न भाग में अप्लेसियन है और वेस्टर्न भाग में रॉकीज। तो मेजर पार्ट इन यूएसए एंड स्मॉलर पार्ट इन कनाडा। कहां पर है? कौन सा ओशन है इधर? नॉर्थ अमेरिका से इधर कौन सा ओशन होता है? नाम बताइए इस ओशन का। तो ये ओशन कौन सा होगा? अटलांटिक। तो इन्हें लोग अटलांटिक तट के पर्वत भी कहते हैं। लोकेटेड एट अटलांटिक कोस्ट। अभी ये भी पूछ लेते। तो ये अटलांटिक तट पर स्थित है। और यहां क्या बनेगा? तीसरा, द हाईएस्ट पॉइंट। तो इन पर्वतों का जो हाईएस्ट पॉइंट है आप लोग एटलस से देखकर बताइए। हम यहां लिखे दे रहे हैं माउंट मिसल। देख लिया? माउंट मिसल। साथ साथ में अब आप लोग एटलस और मैप भी देखना सीखते चलिए, जिससे कि जब कॉन्टिनेंट की आउटलाइन और एटलस आपको सिखाएं इंडिया के साथ, तब आप सहज हो जाएं, एकदम से नहीं सब याद होगा। तो हमारे साथ ही साथ जब तक क्लास चल रही है आप रोज एटलस देखा करें और अपने साथ एटलस लेके घर पर बैठा करें, तो इससे आपको काफी आसान हो जाएगा। तो इधर पूर्व की ओर अटलांटिक है और इधर इसके पश्चिम की ओर ये कौन सा ओशन है? सब जानते हैं आप लोग, इधर पैसिफिक ओशन। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इससे ज्यादा अब यहाँ नोट्स नहीं बनाने, ये हमारे ओल्ड फोल्ड की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जिसकी यंग फोल्ड की बात करें, तो यंग फोल्ड को हम लोगों ने अभी प्लेट टेक्टोनिक के मैप से देखा था, इसी का सहारा ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहां बात करें तो रॉकीज की बात कर ले। इसकी बात करें रॉकीज की। चलिए, यंग फोल्डेड रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बस एक सरसरी नजर रखनी है, कोई डिटेल नहीं पढ़ना है। यंग फोल्डेड, कभी प्री का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कंप्लीट रहना चाहिए। रेंजेस, युवा वलित श्रेणियां। तो युवा वलित श्रेणियां कौन कौन सी है? फर्स्ट, इसकी बात करें रॉकीज। रॉकीज कहां पर स्थित है? अभी अभी मैप हम लोगों ने देखा था, वही मैप यहां भी बना लेंगे। ये है रॉकीज, यहां से यहां तक ये फैली हुई पहाड़ियां, ये रॉकीज। रॉकीज के जस्ट बगल में यहां जाएंगे तो हमें कैस्केड रेंज दिखाई देगी, यहां जाएंगे तो कोस्ट रेंज मिलेगी, यहां फिर कोस्ट रेंज मिलेगी, यहां जाएंगे तो अलास्का रेंज मिलेगी, और यहां जाएंगे तो मैकेंजी रेंज मिलेगी। यहां भी बहुत सारी रेंजेस हैं, सियरा माद्रे। और ये यहां पर सियरा नेवादा है। कहने का मतलब ये हो गया कि नॉर्थ अमेरिका का ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ ब्रुक्स वगैरह हैं, यहाँ बहुत सारे पर्वत ही पर्वत हैं। इसलिए इस वेस्टर्न पार्ट को नाम दिया जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा मतलब जहां बहुत सारी पर्वत श्रेणियां, विविध प्रकार के पर्वत स्थित हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी भाग है, इसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहेंगे। और अगर हम यहाँ अप्लेसियन वगैरह की बात करें तो ये ईस्टर्न पार्ट में है, तो इन्हें हम ईस्टर्न कॉर्डिलेरा कहेंगे। यहाँ भी ये पर्वत है, पठार है, इन्हें बोला जाएगा ईस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो प्री में अगर पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न कॉर्डिलेरा और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा किस देश में है या किस कॉन्टिनेंट में है, तो नॉर्थ अमेरिका। तो रॉकी पर पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट हुआ रॉकी का बड़ा इंपॉर्टेंट। तो रॉकीज फर्स्ट पॉइंट आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा
ऑफ नॉर्थ अमेरिका। रॉकी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कॉर्डिलेरा का भाग है और अकेला यहाँ केवल रॉकी नहीं है, यहाँ कई माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे ये वाली अलास्का रेंज कही जाती है, इसको रॉकी रेंज कहते हैं, तो इसको अलास्का रेंज कहते हैं। बहुत सारी इनके नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलास्का रेंज को नाम इसलिए बताया क्योंकि यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले किस रेंज में है? अलास्का रेंज। अलास्का रेंज में हो गया। तो ये खास पॉइंट हमें अब पूछ लिया किसी ने, रॉकी का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? तो रॉकी का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बर्ट। तो माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रॉकी। रॉकी कितने देशों में है? तो रॉकी इज डिवाइडेड कनाडा एंड यूएसए, क्योंकि अभी हम लोगों ने लाइन ऑफ डिवीजन यहां खींची थी, ऐसे चलती है ना ये। तो रॉकी इज डिवाइडेड इनटू कनाडा एंड यूएसए। रॉकीज आर डिवाइडेड इनटू कनाडा एंड यूएसए बस। अब हम लोग साउथ अमेरिका में चले जाएं तो उसका नाम क्या होगा? एंडीज। नेक्स्ट, ये बना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर ये एंडीज रेंज है, ऐसे ही इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क जैसी टेढ़ी मेढ़ी। ये प्लेट इधर सरक रही है पैसिफिक से, ये कन्वर्ज होकर इसको बना रही है। तो नोट्स पर आप लोगों ने यहां लिख लिया एंडीज कॉर्डिलेरा। यहां भी फोल्डेड माउंटेन के साथ साथ वोल्केनिक माउंटेन भी है, इसलिए कॉर्डिलेरा नाम दिया गया है। एंडीज कॉर्डिलेरा कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड एट द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये है हाईएस्ट पॉइंट इनका। एक वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो है ये, माउंट एंकागुआ, एकानकागुआ। ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो इधर कंट्री है चिली, इधर कंट्री है अर्जेंटीना। तो माउंट एकानकागुआ चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है क्या? ये सोता हुआ वोल्केनो है और लंबे लंबे गैप के बाद फूटता है, कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है। ये है। तो ये आपने रेंजेस सभी देख लिए। हम लोगों ने जो आज डिस्कस कर लिया है माउंटेन्स में फोल्डेड माउंटेन बने कैसे, कहां पाए जाते हैं, और जो इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो टेबल होगी इससे भी आप लोग अपना काम कर लेंगे। जैसे हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट, हिंदुकुश का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो तिरिकमीर। तो हिंदुकुश को लोग अफगानिस्तान में समझते हैं, लेकिन हिंदुकुश का कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट हिंदुकुश का तिरिकमीर है ये अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में है। ये कुछ चीजें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां हमने दो में बांट रखा है, ओल्ड फोल्ड वाली लिस्ट एटलस से इसे करेंगे और यंग फोल्ड वाली लिस्ट। ये यंग फोल्ड हमारे यहां तक सभी देखने हैं। देख लिया एटलस, एंडीज, और ये जो यहां पर स्प्रिंट हो गया है इसे थोड़ा कनेक्ट कर दें, ये रॉकीज। माउंट एल्बर्ट, अलास्का रेंज, ये आल्प्स वगैरह में माउंट ब्लैंक सबसे ऊंचा है। कॉकेसस में माउंट एल्ब्रस, यही यूरोप की हाईएस्ट पीक है। तो माउंट एल्ब्रस क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यूरोप में सबसे ऊंचा। कभी कभार यहां से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्लॉक माउंटेन कैसे बने, और भारत में आकर के हमें ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी। और यहां से हमारे क्वेश्चंस खूब आएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक और वोल्केनिक माउंटेन, इन सबको हम लोग वर्ल्ड फीचर पर रखेंगे। तो प्लेट के साथ ही हम लोग रिज और ट्रेंच भी देख लेंगे, और वर्ल्ड फीचर्स वाला जो होगा वो रह जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। समझ गए? तो दो चार क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा दो चार लेक्चर लगे, लेकिन उससे चीजें इंडिया और वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में थोड़ी आसान हो गई। अब फोल्डेड माउंटेन की बात होगी तो फोल्डेड माउंटेन इंडिया में यंग फोल्ड में हिमालय एग्जांपल हो गया, और ओल्ड फोल्ड में आपका अरावली हो गए। क्लियर? बिहार के लिए स्पेशल पर जब जाएंगे तो गंगा मैदान और नदी से बनने वाली आकृतियां, बाढ़, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। क्लियर? तो ये फैक्ट शीट पर एक नजर भी हम लोग डालेंगे। तो कल के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा?
ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स के बाद हम लोग सिंपल सा समझ लेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स। और जब हम तीनों तरह के माउंटेन्स को समझ गए हैं तो कल ही हम लोग इसको पढ़ेंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इनकी बात करेंगे जिससे कि प्रीलिम्स में और बार बार जब इंडिया को पढ़ेंगे तो वर्ल्ड में कहां कैसे है उससे अपने प्लेट टेक्टोनिक के बेस पर याद करते रहेंगे। तो हमारा किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा हम आराम से कर लेंगे और आराम से पढ़ा रहे हैं। बस ये ध्यान हम रख रहे हैं कि ज्यादा आपके लिए ना हो जाए, बस इसीलिए वो चीजें जो आपके सिलेबस से ज्यादा बाहर जा सकती है उन्हें हम कम कर देते हैं, क्योंकि मेजर फोकस हम लोग इंडिया पर ही करेंगे। नहीं तो फिर थोड़ा सा अगर आपने वर्ल्ड को और बढ़ा दिया तो तुरंत ही आपका ये यूपीएससी का लेवल आ जाएगा। तो आराम से पढ़िए क्योंकि यहाँ कोई इश्यू। ठीक, ओके। तो आप लोगों को इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करने के लिए बहुत सारा थैंक यू।